ओके, तो हम 10 मिनट के लिए ब्रेक कर लेती हैं ताकि जिसने असर की नमाज पढ़नी है वो पढ़ लें, देन दोबारा स्टार्ट करेंगे।
आवाज आ रही है सबको? ओके, आवाज आ रही है सबको? तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जिन्होंने भी ज्वाइन किया है तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स डिस्कस की थी अकॉर्डिंग टू पर्पस, जिसमें हमने 7 टाइप्स पढ़ी थी। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू मेथड या बाय अप्रोच स्टडी। तो उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च को और इसकी टाइप्स को। क्वांटिटेटिव रिसर्च में फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च को 2 में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 पे अगर आप देखो तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, नंबर 2 पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया गया है, टू एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल में। ओके, टाइप्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल में आप देखो तो 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, number 2 correlational design, number 3 design that uses existing data, number 4 पे focus group research, number 5 पे content analysis। नंबर 1 को डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। ऑब्जर्वेशनल डिजाइंस को फर्दर 2 में डिवाइड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशनल डिजाइन एंड एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। अब डिस्क्रिप्टिव में फर्दर 3 हमारे पास टाइप्स होती हैं, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन एंड इकोलॉजिकल डिजाइन। एनालिटिकल में भी आप देखो तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, कोहार्ट डिजाइन, केस कंट्रोल डिजाइन एंड क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। अगर यहाँ पे आप देखो तो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन हमारे पास डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशनल डिजाइन में भी आता है और एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल डिजाइन में भी आता है। डिस्क्रिप्टिव में भी लास्ट में हमने डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, सिंपली एक्सप्लोर करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं फिनोमिना को जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन में फिनोमिना प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, एक्यूरेट हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई सिचुएशन है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, या हम ग्रुप्स पे स्टडी करें तो उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन एक्यूरेट अमाउंट में मिलती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम बेसिकली क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, स्टडी पार्टिसिपेंट्स लार्ज नंबर में होते हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हम बेसिकली नेचुरल सेटिंग में करते हैं, हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते या हम मैनिपुलेशन नहीं करते। सिंपली अगर आप डिस्क्राइब करो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, तो सिंपली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग पीपल हु टेक पार्ट इन द स्टडी। सिंपली जो हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको हम डिस्क्राइब करते हैं, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आ जाती है। डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास 3 वेज हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशनल, थ्रू केस स्टडी, थ्रू सर्वेज हम अपनी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज कंडक्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, सिंपली हम ऑब्जर्व करते हैं, मेथड ऑफ व्यूइंग या रिकॉर्डिंग दी पार्टिसिपेंट। सिंपल हम क्या करते हैं, व्यूज या जो वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं हम सिंपली उनको रिकॉर्ड करते हैं। केस स्टडी में क्या होता है, इन डेप्थ एनालिसिस हम करते हैं, जिस पे हम स्टडी कर देते हैं, मे बी इंडिविजुअल हमारे पास हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो। केस स्टडी में लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, एग्जाम्पल शेयर की थी
कि जैसे बोर्ड्स में डॉक्टर स्टडी करते हैं केस स्टडी, तो वो क्या कहते हैं, एक ही पेशेंट को लेके इन डेप्थ उसकी स्टडी को उसको स्टडी करते हैं, इन डेप्थ पे जाके सारे फैक्टर्स सारी हिस्ट्री वो कंडक्ट करते हैं, तो वो क्या है हमारे पास है केस स्टडी। सर्वे हमारे पास होता है ब्रीफ इंटरव्यू होते हैं, डिस्कशन हम करते हैं विद एन इंडिविजुअल्स अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं। सर्वेस हम कर सकते हैं थ्रू होम विजिट्स भी हम सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, थ्रू टेलीफोन भी हम सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली वाई कंडक्ट स्टडीज, हम ये सारी स्टडीज करते क्यों हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन स्टडीज को करने के लिए। तो नंबर 1 पे अगर आप देखो तो हमें क्या मिलता है, बर्डन ऑफ डिजीजेस या प्रेवलेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स, हेल्थ बिहेवियर विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन दैट इन्फ्लुएंसेस रिस्क ऑफ डिजीज। तो नंबर 1 पे जो हम स्टडीज करते हैं बर्डन ऑफ डिजीज को देखने के लिए या प्रेवलेंस को फाइंड आउट करने के लिए। नंबर 2 पे आप देखो तो डिटरमिन कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर इलनेस, हम इसमें कॉजेज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू डिटरमिन रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन, तो या तो हम कोई ट्रीटमेंट रन कर रहे हैं तो उसकी इंटरवेंशंस या वो ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है उसको भी थ्रू हम स्टडीज डिटरमिन कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे हम बर्डन ऑफ डिजीजेस देख सकते हैं स्टडीज करके, नंबर 2 पे हमें कॉजेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर 3 पे हम किसी भी इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल स्टडीज में डिफरेंस क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में अगर आप देखो तो हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं या जनरेट करते हैं, और इसमें हमें किस किस चीज का आंसर मिलता है, व्हाट क्या चीज है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, हु किन लोगों में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिजीज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें तो वो डिजीज क्या है, हु किन लोगों में वो डिजीज प्रेजेंट है, वेयर कहाँ किस जगह में वो डिजीज प्रेजेंट है, व्हेन किस टाइम में वो डिजीज हुई। अगर आप एनालिटिकल में देखो तो इसमें क्या कहते हैं, जो हमने पीछे हाइपोथेसिस डेवलप किए होते हैं, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, कौन से हाइपोथेसिस हमारे पास आता है, एक्सेप्ट होता है, कौन सा हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होता है, तो ये हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। इसमें अगर हमें देखें तो हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। नंबर 1 हमें व्हाई, ये डिजीज क्यों हुई, एंड हाउ, कैसे हुई। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे होते हैं, इनमें आपस में रिलेशनशिप भी देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमको हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं और व्हाई एंड हाउ का हमें आंसर मिलता है। ओके, तो नंबर 1 पे हमारे पास ऑब्जर्वेशनल डिस्क्रिप्टिव में जो आती है, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशनल डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। तो इसमें हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को हम सर्वे स्टडीज भी कहते हैं, पॉइंट इन टाइम स्टडीज भी कहते हैं, प्रेवलेंस स्टडीज भी कहते हैं और स्नैपशॉट स्टडी भी कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में हम बेसिकली सर्वेज ही कंडक्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पीपल आर स्टडीज एट अ पॉइंट इन टाइम विदाउट फॉलो अप। यहाँ पे हम एट वन पॉइंट टाइम पे डाटा कलेक्ट करते हैं और इसमें हम कोई भी फॉलो अप नहीं करते। मीन्स कि एक ही दफा जाके हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसमें हम फॉलो अप नहीं करते, बाद में हमारा पार्टिसिपेंट्स के साथ कोई भी लिंक नहीं होता। कैन कंबाइन अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी विद फॉलो अप टू क्रिएट अ कोहॉर्ट स्टडी, लेकिन अगर हम इसमें फॉलो अप ऐड कर दें तो हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी कोहॉर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। Can conduct repeated cross-section studies to measure changes in a population. Population में changes को measure करने के लिए हम cross-section studies को repeat भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है, cross-section studies में हम बेसिकली सर्विस करते हैं। cross-section studies में एट वन पॉइंट टाइम पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं विदाउट फॉलो-अप, लेकिन अगर हम फॉलो-अप ऐड कर दें तो हमारे पास cross-section studies कोहॉर्ट स्टडीज में कंडक्ट हो में डेवलप हो जाएगी। अगर हम चेंजेस देखना चाह रहे हैं पॉपुलेशन में तो हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को एक टाइम से ज्यादा भी कंडक्ट कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल जो डिस्कस की है कि 2002 में नेशनल सर्वे ऑफ फैमिली ग्रोथ 35% और अबाउट 7.4 मिलियन बर्थ्स टू यूएस वुमेन ड्यूरिंग 5 ईयर्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, फैमिली ग्रोथ उन्होंने चेक की है, 2002 में सर्वे कंडक्ट किया था
कि ड्यूरिंग 5 ईयर्स में जितनी भी बर्थ हुई है उसकी वजह से फैमिली ग्रोथ कितनी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो वहाँ पे जब उन्होंने सर्वे किया है तो उन्हें पता चला कि 35% 7.4 मिलियन फैमिली ग्रोथ में इंक्रीज हुई है। तो ये क्या था, उन्होंने सिंपल एक अपना टाइम पीरियड मेंशन किया कितने टाइम की उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो उन्होंने वहाँ पे 5 ईयर्स स्टडी, 5 ईयर्स जो हो चुके थे उसकी स्टडीज उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कि इतनी बर्थ हुई है जिसकी वजह से उनका फैमिली ग्रोथ रेट इंक्रीज हो गया है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखो तो इसमें क्या है, थ्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द रेजिडेंट्स वर टेलीफोन्ड एंड आस्क्ड हाउ मच दे एक्सरसाइज ईच वीक, वेदर दे करंटली हैव हार्ट डिजीज। रिसर्चर वो टेलीफोन के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा है जो हार्ट डिजीज के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो एक्सरसाइज ईच वीक में कितने टाइम करते हैं। तो सिंपली क्या है, थ्रू टेलीफोन वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेगा। मे बी अगर इसको पार्टिसिपेंट कहता है कि वो एक्सरसाइज करता है 2 वीक्स 1 वीक में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, तो सिंपली क्या है, रिसर्चर सिंपली इसकी फाइंडिंग्स को नोट कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेज। तो यहाँ पे ये जो उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया ये हमारे पास आ गई क्रॉस सेक्शनल स्टडी। Okay, measure prevalence at point in time. Snapshot of a population. स्नैपशॉट में हम क्या कहते हैं, एक ही दफा जो हमें चाहिए होती है पिक या इंफॉर्मेशन, हम क्या करते हैं उसको स्नैपशॉट ले लेते हैं। मतलब एट अ वन पॉइंट पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, तो हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज को भी स्नैपशॉट स्टडी भी कह सकते हैं। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, इसमें हम एटीट्यूड मेजर कर सकते हैं, बिलीव्स, बिहेवियर्स, पर्सनल फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग और पास्ट हेल्थ कंडीशन कैसी है, एनीथिंग एल्स दैट डज नॉट रिक्वायर फॉलो अप टू असेस। कोई भी ऐसी चीज जिसमें हमें फॉलो अप की जरूरत नहीं है उस चीज को हम ये कर सकते हैं, तो वो चीजें हम अपनी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में कर सकते हैं। ओके, जब हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज करते हैं तो हमारे पास किस तरह का डिजाइन बिल्डअप होता है। फर्स्ट में हम पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन जो डेटा कलेक्ट करते हैं एक्सपोजर और डिजीज की इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास 4 कंडीशंस मेट हो सकती हैं। नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन में अगर आप देखो तो हमारे पास एक्सपोजर भी आ सकता है और आउटकम भी आ सकता है। सेकंड कंडीशन में आप देखो तो आपने जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो वहाँ पे आपको एक्सपोजर तो मिल गया, लेकिन वहाँ पे आपको कोई भी आउटकम नहीं मिला। एक्सपोजर मीन्स वहाँ पे रिस्क फैक्टर प्रेजेंट थे वो एक्सपोज था, और आउटकम मीन्स डिजीज डेवलप थी। थर्ड कंडीशन में आप देखो तो हमें वहाँ पे कोई एक्सपोजर नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे हमें आउटकम जरूर मिला है। नंबर 4 पे आप देखो तो ना तो हमें एक्सपोजर मिला है ना ही हमें आउटकम मिला है। एक्सपोजर आप अगर सिंपल वर्ड्स में लगाए तो रिस्क फैक्टर्स, क्रॉस सेक्शन स्टडीज में हमें रिस्क फैक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, या आउटकम मींस डिजीज से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये 4 कंडीशन है जिसमें से हमें कोई भी कंडीशन मिल सकती है। नंबर 1 पे जब हमने स्टडी की है पॉपुलेशन में वो, तो वहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट्स में हमें रिस्क फैक्टर्स मिले हैं और कुछ पार्टिसिपेंट्स में हमें डिजीज मिली है। तो हमें एक्सपोजर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल गई और आउटकम से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिल गई। सेकेंड, या तो हमें वहाँ पे सिंपल रिस्क फैक्टर्स मिल सकते हैं, वहाँ पे भी डिजीज डेवलप नहीं हुई, या वहाँ पे आउटकम हमारे पास नहीं आया है। थर्ड कंडीशन में आप अगर आप देखो तो वहाँ पे हमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं मिला, सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट्स है वो डिजीज के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर 4 पे वहाँ पे ना तो एक्सपोजर मिला ना आउटकम मिला, मीन्स वहाँ पे हेल्दी एनवायरमेंट था, तो वहाँ पे ना तो कोई रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट थे और ना ही वहाँ पे डिजीज डेवलप थी।
ओके, पीछे हमने सिंपल क्रॉस सेक्शन को डिफाइन किया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में हम क्या कहते हैं, सिंपली जो हमारे पास जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसीज या परसेंटेजेस में डिस्क्राइब कर देते हैं। A cross sectional study may be purely descriptive and used to assess the frequency and distribution of a particular disease in a defined population. Simply हम frequencies assess कर सकते हैं या वो disease उस defined population में, particular population में कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है वो हम डिफाइन करते हैं थ्रू डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में। अब नीचे यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर की गई है कि एक वो उन्होंने फॉर एग्जांपल सैंपल ऑफ स्कूल across London may be used to assess the burden of prevalence of asthma among 12 to 14 years old। अब वो एक स्टडी करना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं उनमें एस्थमा का प्रेवलेंस कितना है या बर्डन कितना है एस्थमा का। तो सिंपल वो क्या कहते हैं, उन्होंने एक स्कूल सेलेक्ट कर लिया, एक टाइम सेलेक्ट कर लिया, जिस टाइम पे जाके वो जितने भी 12 से 14 साल के वहाँ पे जो बच्चे होंगे स्कूल में जाके देखेंगे वहाँ पे कितने बच्चों को एस्थमा है और कितने बच्चों को एस्थमा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स हैं जो 12 से 14 ईयर्स में फॉल करते हैं, तो 1000 में से उन्होंने जब देखा तो उनमें से सिंपल उन्हें 600 मिले जो एस्थमा के साथ प्रेजेंट करे। तो उन्होंने सिंपल क्या किया, 600 को फाइंडिंग्स को नोट कर लिया और इसको प्रेजेंट कर दिया कि 600 आउट ऑफ 1000 जो बच्चे थे वो एस्थमा में प्रेवलेंस ऑफ एस्थमा था। तो ये हमारे पास जो हमने स्टडी कंडक्ट की हमारे पास सिंपल डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। एट वन पॉइंट पे जाके हम स्कूल में गए, वहाँ पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, वापस आ गए, इसके बाद हमारा स्टूडेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये हमारे पास आ गई सिंपल डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ओके, तो जितनी भी स्टडीज हैं उनके कुछ एडवांटेजेस होंगे तो डेफिनेटली डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज के एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे है प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ डिजीज बर्डन। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में हम प्रेवलेंस काउंट करते हैं, इंसिडेंस काउंट नहीं करते। अब रीजन क्या है कि इसमें हम इंसिडेंस काउंट क्यों नहीं करते, सिंपल सिर्फ प्रेवलेंस ही काउंट क्यों करते हैं। तो प्रेवलेंस हमारे पास में आता है ऑलरेडी जो डिजीजेस प्रेजेंट होती हैं वो हमारे पास प्रेवलेंस है। इंसिडेंस हमारे पास होता है न्यू डिजीजेस। तो जब हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी पार्टिसिपेंट डिजीज के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हम जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हमारे पास प्रेवलेंस आता है, इंसिडेंस हमारे पास नहीं आता। अभी जो एग्जांपल शेयर की थी बारिश की, फॉर एग्जाम्पल बारिश का पहला कतरा जब जमीन पे गिरता है तो वो हमारे पास क्या है, इंसिडेंस। लेकिन जब बारिश खत्म होती है और पानी स्टिल वहीं पे स्टे रहता है तो वो जितना भी पानी है वो हमारे पास प्रेवलेंस है। तो इसलिए जब हम जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास बारिश तो खत्म हो चुकी होगी लेकिन वहाँ पे पानी स्टिल प्रेजेंट होता है। जब हम जाके विजिट करेंगे तो हमारे पास जो चीज आएगी वो हमारे पास प्रेवलेंस आएगी, इंसिडेंस हमारे पास नहीं आएगी। रिलेटिव शॉर्ट ड्यूरेशन में हम ये कंडक्ट कर सकते हैं, इजी है, क्विक है, इसमें हमारे पास एक्सपेंसिव कम आता है, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फास्ट रेडी फॉर स्क्रीनिंग एग्जिस्टिंग डिजीजेस। अगर हम फर्दर इसको एक्सटेंड करें क्रॉस सेक्शन स्टडीज को तो वो हमारी कोहार्ट स्टडी में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोवाइड वेल्थ ऑफ डेटा फॉर फर्दर रिसर्च। ये बेसिक रिसर्च है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है जिसको हम फर्दर स्टडीज करके फर्दर इस पे रिसर्च कर सकते हैं। तो इससे हमें ज्यादा डेटा कलेक्ट होता है। नंबर 1 पे एडवांटेज है कि इसे हम प्रेवलेंस काउंट कर सकते हैं, इजी है, विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन में हम कंडक्ट कर सकते हैं, इस पे एक्सपेंस कम लगता है, स्टार्टिंग पॉइंट है कोहार्ट स्टडीज के लिए हमारे पास वेल्थ ऑफ डेटा आ जाता है जिसपे हम फर्दर रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज हमारे पास आगे पीछे एडवांटेज था प्रेवलेंस हम काउंट करते हैं तो उसके ऑपोजिट आके हम इंसिडेंस काउंट नहीं करते। नो डायरेक्ट एस्टिमेट ऑफ रिस्क पॉसिबल। यहाँ पे हम रिस्क को डायरेक्टली एस्टिमेट नहीं कर सकते, सिंपल हम अपने जो प्रेवलेंस काउंट करते हैं उसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि इतना प्रेजेंट है, लेकिन इसमें डायरेक्ट मैं ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टडीज में कोहार्ट स्टडी में और केस कंट्रोल स्टडीज में हम टर्म यूज करते हैं रिलेटिव रिस्क एंड ऑड रेशियो। तो वहां पे हम डायरेक्ट एस्टिमेट कर सकते हैं रिस्क को, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी मेजरमेंट नहीं है जिसकी बेस पे हम रिस्क को मेजर कर सकें। नंबर 3 पे है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इंफॉर्मेशन मिनिमम। अब इसमें नेचुरल डिजीज इंफॉर्मेशन हमें कम मिलेगी, क्यों कम मिलेगी, क्योंकि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेवलेंस प्रेजेंट होता है, इंसिडेंस नहीं होता। तो प्रेवलेंस मीन्स हमें नहीं पता होता कि जो पेशेंट
इन जो पार्टिसिपेंट डिजीज के साथ प्रेजेंट कर रहा है वो डिजीज में कब डेवलप हुई, इंक्यूबेशन पीरियड्स का कब था, फर्स्ट सिम्टम कब अपीयर हुआ, क्या क्या इसने ट्रीटमेंट लिया। तो इसमें हमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का इंफॉर्मेशन नहीं पता सकती। नंबर 4 पे है प्रोन फॉर बायसिस फ्रॉम सिलेक्टिव सर्वाइवल। अब जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो जिनकी डेथ हो चुकी है तो उनसे तो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो वहाँ पे स्टिल प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लेकिन मे बी जो इनकी डेथ होगी उनके रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट हो एज कम्पेयर टू जब वहाँ पे अलाइव है, इनके डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक एरर आ जाता है वो आ जाता है सिलेक्टिव सर्वाइवल बायस। नंबर 4 पे अगर आप देखो तो नॉट पॉसिबल टू एस्टेब्लिश टेम्पोरलिटी। अभी डिजाइन है इस स्टडीज में हम टेम्पोरलिटी एस्टेब्लिश नहीं करते, इसमें कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हमें नहीं पता चलता। तो ये हमारे पास क्या सबसे वीक डिजाइन है स्टडीज में, लेकिन ये विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड में हम कंडक्ट कर लेते हैं, इसलिए मोस्टली हम प्रोसेक्शन स्टडीज प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर कंपेयर करें अपने इसमें ग्राफ में तो सबसे वीक डिजाइन है। The timing of the snapshot is not guaranteed to be representative. It means कि जो snapshot के जो टाइमिंग होती है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकती इंफॉर्मेशन को। मे भी जब हमने स्नैपशॉट ली उस टाइम कंडीशन डिफरेंट हो एज कम्पेयर जब हम सेकंड दोबारा जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं तो वहाँ पे कंडीशन डिफरेंट हो। तो जो इंफॉर्मेशन मिलती है स्नैपशॉट की उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, रिप्रेजेंटेटिव नहीं कह सकते। ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हमारे पास ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में आती है, लाइक क्रॉस सेक्शनल स्टडीज की तरह। वंस अगेन रिसर्चर डू नॉट इंटरफेयर विद देयर सब्जेक्ट्स। जितनी भी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज है इसमें रिसर्चर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में रिसर्चर बेसिकली करता क्या है? However, in a longitudinal study, researchers conduct several observations of the same subject। अब इसमें एक ही सब्जेक्ट को वो several टाइम पे ऑब्जर्व करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, सम टाइम लास्टिंग मैनी ईयर्स। तो बहुत ज्यादा ईयर्स भी इसमें हो सकते हैं, मतलब वो काफी सारे टाइम के लिए वो स्टडी कंडक्ट कर सकता है। तो एक ही वो सब्जेक्ट को लेके कुछ टाइम पीरियड्स के लिए वो उसको ऑब्जर्व करता है। इसमें एग्जाम्पल दी गई है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल देखना चाह रहे हैं एक वुमेन का जो 40 ईयर से अबव है, जो डेली वॉक करती है फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो वो क्या करता है, उसने सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल लेवल की फाइंड सॉर्ट कर ली, देन आफ्टर 20 ईयर्स फिर उसने कोलेस्ट्रॉल लेवल की फाइंडिंग को नोट कर लिया। तो यहाँ सिंपली वो सिंपल अपनी फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट कर देगा कि वॉक करने से पहले इसकी फाइंडिंग्स कितनी थी और वो करने के बाद इसकी फाइंडिंग क्या है। इसमें वो अपनी तरफ से मैनिपुलेशन नहीं करेगा कि अगर इसको लग रहा है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल इसका ज्यादा हो रहा है तो वो अपनी तरफ से कह दे कि आप ये वाली एक्सरसाइज कर लें या वो अपनी ज्यादा कर दे। तो यहाँ पे रिसर्चर मैनिपुलेशन नहीं करता, जैसे वो वुमेन वॉक कर रही हो वैसे ही अपनी कंटिन्यू करेगी। ओके, ecological studies क्या है? ecological study is an observational study again defined by the level at which data are analyzed, namely at the population or group level rather than individual level। अब यहाँ पे हम individual level की बजाय हम population level पे या group levels पे स्टडीज करते हैं। ecological study में बेसिकली जब हम सेंसिस करते हैं, मर्दमशुमारी, वो हम क्या करते हैं पॉपुलेशन लेवल पे करते हैं या कंट्री लेवल पे करते हैं। तो वो जो हम स्टडी करते हैं हमारे पास आते हैं इकोलॉजिकल स्टडीज। Ecological study is often used to measure prevalence and incidence of disease, particularly when disease is rare। जब disease rare chances हो तो हम उसके incidence और prevalence को measure करने के लिए ecological studies करते हैं।
They are inexpensive and easy to carry out using routinely collected data, but they are prone to bias and कंपाउंडिंग। ये इनएक्सपेंसिव है, स्टडी है, इजी टू कैरी है, रूटीन जो कलेक्टेड डाटा होता है, रूटीनली कलेक्टेड डाटा से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बट दे आर प्रोन टू बायस एंड कंपाउंडिंग। अब इसमें कंपाउंडिंग वेरिएबल्स आ जाते हैं या एरर आ सकते हैं। क्वालिटेटिव स्टडीज बेसिकली हम पॉपुलेशन लेवल पे कंडक्ट करते हैं या कंट्री टू कंट्री कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो एग्जाम्पल शेयर की है सेंसिस। सेंसिस क्या है? मर्दमशुमारी जो हम करते हैं कंट्री पॉपुलेशन लेवल पे जो हम स्टडीज करते हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है? इकोलॉजिकल स्टडी, लार्ज लेवल पे हम स्टडी कंडक्ट करते हैं। Why carry out an ecological studies? हम ecological studies basically करते क्यों हैं? An ecological study design is used when the purpose of the study is to monitor population health so that public health strategies may be developed and directed. Main purpose क्या है? population की health को monitor करने की। जब हमें कोई भी strategies public level पे develop करनी होती है, then हम अपनी ecological studies conduct करते हैं। The purpose of the study is to make large scale कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज या कंट्री टू कंट्री। अगर हमने किसी चीज को कंपैरिजन करना हो, फॉर एग्जांपल हेल्थ स्टेटस को कंपैरिजन करना हो कंट्री टू कंट्री, तो हम इक्वालिटी स्टडीज कंडक्ट करेंगे। The purpose of the study is to study the relationship between population level exposure to risk factors and diseases। या population levels पे exposure कितना है डिजीज का या रिस्क फैक्टर्स का, तो उसको मेजर करने के लिए हम इकोलॉजिकल स्टडीज करते हैं। अच्छा, बायस एंड कंफाउंडिंग डाटा कैसे होगा इकोलॉजिकल स्टडीज में? तो कंफाउंडिंग वेरिएबल हमारे पास क्या? थर्ड वेरिएबल। बायस हमारे पास क्या है? एरर। जब हम इकोलॉजिकल स्टडीज करते हैं पॉपुलेशन लेवल्स पे, तो मे भी हम फॉर एग्जांपल सेंसिस हैं, तो एक आधा घर अगर हम छोड़ दें अपनी स्टडीज में कंडक्ट करते हुए, तो हमारे पास क्या आ गया? बायस आ गया। एक दो जहाँ पे हमें लग रहा था कि वहाँ पे डिजीज का रेशियो ज्यादा है या प्रेवलेंस ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं? उसको अमिट कर देते। तो इस तरह हमारी स्टडी में बायस आ गया। और कंफाउंडिंग हमारे पास यहाँ पे कैसे है कि थर्ड वेरिएबल फॉर एग्जांपल सिंपल हम पॉपुलेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे अपनी कुछ और भी चीजें मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं या किसी डिजीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने हिसाब से इसके अंदर चेंजेस कर लेते हैं। या कंफाउंडिंग वेरिएबल हमारी स्टडी में आ जाता है कि हमारे पास कोई और किसी डिजीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ में भी जो पार्टिसिपेंट है वो किसी और डिजीज के साथ प्रेजेंट कर रहा हो, तो हम उसी डिजीज को अपनी डिजीज के हिसाब से मैच करके उसके फैक्टर्स या उसकी डिजीज को मेंशन कर ले, तो हमारे पास वो क्या आ गया? कंफाउंडिंग वेरिएबल भी उसमें आ गया। ओके, एनालिटिकल स्टडीज में क्या करते हैं? एनालिटिकल प्रोसेस में स्टडीज में आल्सो बी यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द एसोसिएशन बिटवीन अ क्वांटिटेटिव रिस्क फैक्टर एंड अ हेल्थ आउटकम। अब एनालिटिकल में हम क्या करें? एसोसिएशन भी देख रहे हैं क्वांटिटेटिव रिस्क फैक्टर एंड हेल्थ आउटकम के वाकई ही उस रिस्क फैक्टर्स का उस डिजीज के साथ कोई लिंक है भी या मे भी उस डिजीज के रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट हो जिस रिस्क फैक्टर्स को हम मेजर करें, तो एनालिटिकल स्टडीज में हम एसोसिएशन चेक करते हैं। However, this type of study is limited in its ability to draw valid conclusions about any association or possible causality because the presence of risk factors and outcome are measured simultaneously। अब इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है कि हम एसोसिएशन क्लियर नहीं भी बता सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिस्क फैक्टर्स और आउटकम दोनों एट अ टाइम प्रेजेंट हो सकते हैं, तो हमें नहीं पता कि वहाँ पे रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट थे देन डिजीज डेवलप हुई या डिजीज थी देन डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स वहाँ पे आके इफेक्ट हुए हैं। It may therefore be difficult to work out whether the disease or exposure came first। हमें कोई आइडिया नहीं कि वहाँ पे एक्सपोजर पहले हुआ था देन डिजीज डेवलप हुई थी या डिजीज डेवलप थी एक्सपोजर
बाद में होता है। सो कॉजेशन शुड ऑलवेज बी कंफर्म बाय मोर रिकॉर्डियल स्टडी। तो हम बेसिकली एसोसिएशन देखने के लिए हम डिफरेंट स्टडीज कंडक्ट करते हैं, एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडी पे हम रिलाई नहीं करते। The collection of information about risk factors is called retrospective, running the risk of recall bias. अब इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं रिस्क फैक्टर से, वो क्या है रिट्रोस्पेक्टिव, मतलब अगर कोई डिजीज के साथ प्रेजेंट है तो जब उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो हम उसकी बैक में जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि इसको ये डिजीज हुई है तो क्या क्या फैक्टर्स थे जो मे भी उसको याद हो या चाहे याद ना हो। तो ये क्या है रिट्रोस्पेक्टिव, बैक में जाके हम उसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं रिस्क फैक्टर से रिलेटेड, रनिंग द रिस्क ऑफ रिकॉल बायस। तो यहाँ पर जो बायस के जो चांसेस आते हैं, हमारे पास जो बायस आ गया हुआ हमारे पास आ गया रिकॉल बायस। रिकॉल बायस क्या है कि जब हम उसको कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि कौन कौन से आपको लगता है कि रिस्क फैक्टर से जिस तरह से आप में डिजीज डेवलप हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पूछते हैं कि स्मोकिंग स्मोकिंग वो कितने साल से कर रहा है तो मे भी वो उसको याद ही ना हो कि उसने स्मोकिंग किस एज में स्टार्ट की थी। तो जो चीज़ उसको याद नहीं रहेंगी वो हमारे पास आ जाएगा रिकॉल बायस। रिकॉल बायस में ये होगा जिस चीज़ को हमने अपनी स्टडी के साथ लिंक करना है वो चीज़ ही उस पार्टिसिपेंट ने मिस कर दी तो वो हम लिंक अपना एस्टेब्लिश नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पास एनालिटिकल स्टडीज में रिकॉल बायस आ गया। एनालिटिकल स्टडीज में बेसिकली हम क्या करते हैं, एसोसिएशन देखते हैं क्वालिटेटिव रिस्क फैक्टर्स में और डिजीज में। लेकिन दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये बेस्ट डिजाइन भी नहीं है कैजुअलिटी को असेस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आउटकम और जो रिस्क फैक्टर्स है वो एट अ टाइम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमें नहीं आइडिया कि वहाँ पे आउटकम पहले प्रेजेंट था या रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट थे, डिजीज बाद में आई या रिस्क फैक्टर्स बाद में। तो इसको एसोसिएशन को मेजर करने के लिए हम वेरियस स्टडीज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास बेस्ट स्टडी है वो हमारे पास है कोहॉर्ट स्टडी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं रिस्क फैक्टर से वो रिट्रोस्पेक्टिव है, मीन्स वो डिजीज के साथ प्रेजेंट है, हम उससे बैक में पूछते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से उसको ये डिजीज डेवलप हुई। तो उसकी वजह से उसमें जो बायस आ सकता है वो है रिकॉल बायस। रिकॉल बायस मीन्स जो पेशेंट अगर आपके पास हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो आप हिस्ट्री लेते हो कि पीछे हिस्ट्री में क्या क्या था। अगर हम स्मोकिंग की बात कर लें, अगर पूछे कि किस एज में उसने स्मोकिंग स्टार्ट की थी, अगर उसको वो याद ही नहीं कि किस एज में फर्स्ट टाइम उसने स्मोकिंग स्टार्ट की थी, उससे क्या होगा रिकॉल बायस से पिछली चीजें अपनी याद ही नहीं है। जो चीज हम उसकी हिस्ट्री से निकालना चाहे वो हमें वो इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा, तो उससे क्या होगा रिकॉल बायस। जो हम एस्टेब्लिश करना चाह रहे लिंक, वो लिंक ही एस्टेब्लिश नहीं होगा ड्यू टू रिकॉल बायस, उसको वो चीजें याद ही नहीं है अपनी हिस्ट्री में। तो रिकॉल बायसनेस के चांसेस आगे हमारे एनालिटिकल क्रॉस-सेक्शनल स्टडीज में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गई कोहॉर्ट। कोहॉर्ट स्टडी जो हमने पीछे डिस्कस की है किसकी टाइप है, बताएं जरा सब। कोहॉर्ट स्टडी किस रिसर्च की टाइप है, बताओ सारे। कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन पीछे किस रिसर्च की फर्दर टाइप है। मुझे लगता है सिर्फ सुमैया ही ध्यान से लेक्चर सुन रही है, बाकी कोई खबर ही नहीं है। सुमैया ना क्या एनालिटिकल, ठीक है सुमैया ने ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल की टाइप है कोहॉर्ट, जो भी हमने पीछे डिस्कस की है। या क्रॉस सेक्शन की कैसे टाइप होगी कोहॉर्ट। पीछे जो मैंने टाइप्स भी डिस्कस किया वो सारी हमारे पास थी ऑब्जर्वेशन डिस्क्रिप्टिव की टाइप्स। ऑब्जर्वेशन डिस्क्रिप्टिव हमारे पास जो हमने फर्स्ट डिस्कस की थी वो क्रॉस सेक्शन डिस्कस की थी। नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया था लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज को डिस्कस किया। नंबर 3 में हमने इकोलॉजिकल स्टडीज को डिस्कस किए। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडीज में। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया है वो है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब जो हमारे पास है वो हमारे पास है एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल कोहॉर्ट डिजाइन। अब कोहॉर्ट मींस अ ग्रुप ऑफ पीपल। कोहॉर्ट का अगर आप मीनिंग देखो, कोहॉर्ट बेसिकली हम कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। तो कोहॉर्ट स्टडीज में हम क्या करते हैं, इन अ कोहॉर्ट स्टडी सब्जेक्ट्स विद एन एक्सपोजर। अब कोहॉर्ट स्टडी को हम प्रोस्पेक्टिव स्टडीज भी कहते हैं, मीन जो स्टडी जो हम फ्यूचर में कंडक्ट करेंगे। तो कोहॉर्ट स्टडी का सेकंड नेम हो गया प्रोस्पेक्टिव स्टडीज। In a cohort study, subjects with an exposure to a causal factor are identified and the incidence of a disease over time is compared with that of controls people who do not have the exposure। अब यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, एक जो एक्सपोज होता है, दूसरा जो एक्सपोज नहीं होता। In a longitudinal study, subjects are followed for a time with continuous or repeated monitoring of risk factors, health counts or both। अब कोहॉर्ट स्टडीज में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट से डिजाइन से आपको बताती हूँ। ये है कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन। यहाँ पे हम नंबर 1 पे क्या सिलेक्ट करते हैं, स्टडी पॉपुलेशन। उसमें से हम दो ग्रुप बना लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ गया एक्सपोज, जिनमें रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट थे। नंबर 2 पे हमारे पास आ गया अनएक्सपोज, जहाँ पे रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं थे। देन हम क्या करते हैं उसको फॉलो अप करते हैं, मे बी 5 ईयर 10 ईयर्स, जितना भी आप उसको देखना चाह रहे कि वो डिजीज कब डिवेलप होती है, तो आप अपना टाइम पीरियड मेंशन कर देते। तो ये क्या है, हम फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हैं, फॉलो आवर टाइम। तो ये जो हम फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन। जो एक्सपोज ग्रुप है वो हमारे पास एक्सपोज ग्रुप हो गया। जो सेकंड हमारे पास है वो है अनएक्सपोज या कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप मीन जिस डिजीज में हम स्टडी कर रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप में वो डिजीज प्रेजेंट नहीं होगी, फैक्टर्स रिस्क फैक्टर्स नहीं होंगे। देन हम क्या करते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं टाइम के लिए। एक्सपोज में देखते हैं तो कितनी डिजीज डिवेलप होती है एक्सपोज ग्रुप में, कितनी एक्सपोज ग्रुप में डिजीज नहीं होती। इसी तरह सेकंड अगर आप अनएक्सपोज में देखो तो उनमें से कुछ में डिजीज डिवेलप होगी, कुछ में डिजीज डिवेलप नहीं होगी। तो ये हमारे पास आ गया कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन। अब इस डिजाइन में हम इंसिडेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसमें हम प्रेवलेंस ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों हम इसमें इंसिडेंट्स काउंट कर सकते हैं, कोई बताएगा? हाँ जी, कोई बताएगा? कोहॉर्ट स्टडीज में हम इंसिडेंस काउंट करते हैं, प्रेवलेंस काउंट नहीं करते, रीजन क्या होगा इसकी? नो वन इज हियर। इसमें इंसिडेंस हम इसलिए काउंट करेंगे कि यहाँ पे जब हमने पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया तो वो सिंपली एक्सपोज थे या नॉन एक्सपोज थे। एक्सपोज मीन्स उनमें रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट थे लेकिन उनमें डिजीज डिवेलप नहीं थी। देन हम उनको फॉलो अप करते हैं कि उनमें डिजीज डिवेलप कब होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, देन हमें पता चला कि इस टाइम पे पार्टिसिपेंट में डिजीज डिवेलप हुई, तो वो तब हमारे पास इंसिडेंस आता है। फर्स्ट केस हमारे पास होता है डिजीज के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता होता है कि किस टाइम पे किस बंदे में कब डिजीज डिवेलप हुई। तो जब डिजीज डिवेलप होगी, इससे पहले इसमें डिजीज डिवेलप नहीं थी, सिंपली इसमें रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है लेकिन डिजीज डिवेलप नहीं थी। जब डिजीज डिवेलप होगी देन हमारे पास वो आ गया इंसिडेंस। प्रेवलेंस इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम डिजीज पेशेंट्स नहीं लेते, सिंपली एक्सपोज लेते हैं। वो उस टाइम पे हेल्थी होते हैं लेकिन वो एक्सपोज होते हैं रिस्क फैक्टर से, तो इसलिए यहाँ पे हम प्रेवलेंस काउंट नहीं करते, यहाँ पे हम इंसिडेंस काउंट करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट रिप्रेजेंट करेगा पेशेंट केस के साथ, तो वो हमारे पास होगा इंसिडेंस। ओके, डिजाइन क्लियर है सबको? जल्दी से एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। ये बेस्ट डिजाइन है बेसिकली क्वांटिटेटिव रिसर्च में। सबसे बेस्ट तो हमारे पास होता है रैंडमाइज कंट्रोल
डिजाइन। लेकिन अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशनल्स में तो हमारे पास कोहॉर्ट टेस्ट है, इसमें हम इंसिडेंस मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। कैन गेट बेस्ट असेसमेंट ऑफ एक्सपोजर एंड कैन डील विद चेंजेस इन एक्सपोजर। ठीक है, तो ये बेस्ट असेसमेंट हम कर सकते हैं एक्सपोजर में, जब भी चेंजेस आएंगे एक्सपोजर में हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मे बी ओनली डिजाइन ऑफ एक्सपोजर नीड टू बी मेजर डायरेक्टली। अब इसमें हम एक्सपोजर को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं रिलेटिव रिस्क। थ्रू रिलेटिव रिस्क से हम एक्सपोजर की जो मेजरमेंट है उसको हम डायरेक्टली रिस्क को हम मेजर कर सकते हैं थ्रू रिलेटिव रिस्क। ओनली वे टू गेट प्रोस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन फॉर रैपिडली फैटल डिजीजेस। तो हमारे पास क्या आ गई इसमें प्रोस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन आ गई। गुड फॉर एस्टैब्लिशिंग टेम्पोरल सीक्वेंस एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। अब यहाँ पे हमें पता चलेगा पेशेंट में डिजीज कब डेवलप हुई, फर्स्ट सिम्टम कब अपीयर हुआ, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना था। तो यहाँ पे हमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज की जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बेस्ट एंड बेस्ट मिलेगी। An example, multiple outcomes linked to exposure often find other effects then। यहाँ पे हम multiple outcomes भी मेजर कर सकते हैं जो मे भी एक ही एक्सपोजर के साथ लिंक हो। Can estimate over and specific disease periods usually incidence। इंसिडेंस हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। रिसर्चर select, measure and record data। Low potential for bias than a case control study। No recall and selection bias। यहाँ पे ना तो रिकॉल बायस होगा ना ही सिलेक्शन बायस होगा, क्योंकि सारी चीजें हैं वो हमारे अपने सामने रन हो रही होंगी। तो यहाँ पे हमें पार्टिसिपेंट से कुछ भी बैक में जाके पूछने की जरूरत नहीं है। Results are considered more conclusive than results from case control studies। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो हमारे पास बेस्ट आते हैं एज कम्पेयर टू केस कंट्रोल स्टडीज। The longer a cohort study continues, stronger it becomes। जितनी हमारी cohort studies लंबी होती जाएंगी, ज्यादा होती जाएंगी, ज्यादा टाइम के लिए होती जाएगी, तो उतनी ही वो बेस्ट होती जाएगी। ओके, डिसएडवांटेज की बात करें तो ये कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें हमें फॉलो अप करना होता है मे बी 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर। तो ये क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया। लार्ज सैंपल साइज एंड केस कंट्रोल। तो केस कंट्रोल के कंपैरिजन यहाँ पे हमें अपने सैंपल साइज ज्यादा चाहिए होते हैं। डेटा कलेक्शन यूजुअली वेरी एक्सपेंसिव डेटा कलेक्शन प्रोसीजर है। लॉन्ग टाइम कमिटमेंट फॉर फॉलो अप। अब यहाँ पे फॉलो अप, लैक ऑफ फॉलो अप आ सकता है। डिसएडवांटेज में फॉलो अप में भी वो पार्टिसिपेंट एग्री ही ना हो अपनी स्टडी के लिए। अगर हम स्टडी करें 5 ईयर्स के लिए तो 5 ईयर्स के लिए वो बाउंड नहीं रह सकता। मे भी अगर हम उसे कहें कि आपने इसी कंट्री या इसी सिटी में रहना है, 5 साल की सिटी से आपने बाकी नहीं जाना, तो 5 साल के लिए वेट नहीं करेगा, दरमियान में से क्या होगा, अमिट हो जाएगा। तो ये क्या यहाँ पे हो जाएगा, लैक ऑफ फॉलो अप हो जाएगा। तो इसके लिए लॉन्ग टाइम कमिटमेंट भी चाहिए होती है फॉलो अप के लिए। दे आर नॉट गुड फॉर डिजीज विद अ लॉन्ग लेटेंसी पीरियड। अब जो कुछ डिजीज है जिनकी इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा है, फॉर एग्जांपल एचआईवी या एड्स है, उनका इंक्यूबेशन क्या है 15 ईयर्स है। तो 15 ईयर्स की इतनी लंबी तो हम स्टडीज नहीं कर सकते। तो ये वो डिजीज जिनका इंक्यूबेशन पीरियड्स है, लेटेंसी पीरियड्स लॉन्ग टाइम के लिए है, उन डिजीज के लिए ये डिजाइन बेस्ट नहीं है। ओके, रिलेटिव रिस्क हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि टाइम एंड हो रहा है। अभी किसी ने कुछ पूछना हो इन स्लाइड्स में तो 3 मिनट्स हैं, पूछ सकते हो आप। ओके, तो हम अपनी स्लाइड यहीं पे एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।